अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 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 इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बेटा हम आज अपना 9th चैप्टर शुरू कर रहे हैं अल्लाह के नाम से। ये जो मैंने आपको जो नोट्स है ना इस चैप्टर के पहले से ही शेयर कर दिए हैं। ये नोट्स जो हैं जो मैंने आपको पहले से ही बेटा शेयर कर दिए हैं, इस टॉपिक के नोट्स आपके साथ। और ये नोट्स मैंने पूछे किस तरह लिखे हैं, ये मैंने प्योरली, ये सिलेबस है आपके सामने और इसी की जो वो है ना क्या कहते हैं मार्किंग स्कीम्स खोल के ना इसके क्वेश्चंस की, वहां से मैंने ये नोट्स लिखे हैं। इसका मतलब है कि जो आपको ये इसमें वर्डिंग जो कुछ भी नजर आएगी वो सारी क्या कहते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड जो मार्किंग स्कीम के वर्ड्स हैं उस हिसाब से ये नोट्स लिखे हुए और अकॉर्डिंग टू द सिलेबस लिखे हुए। ठीक है कि नहीं? सबसे पहली चीज है स्टेट द बेसिक असम्पशन ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस या काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो ये सबसे पहला पॉइंट है। अगर आप देखें तो सिलेबस भी शुरू इसी से ही हो रहा है। ये देखें, मैंने स्टार्ट जो है 10.2 का बी से लिया है। स्टार्ट मैंने किधर से लिया है? मेरे नोट्स का आगाज जो है वो 10.2 बी से हो रहा है। अच्छा जी, सबसे पहला पॉइंट है जी स्टेट द बेसिक असम्पशंस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो आप क्या कहेंगे? देयर आर लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स, आयंस और पार्टिकल्स which are in constant random, यहां पर मुझे लिखना चाहिए था which are in constant rapid random erratic zigzag haphazard perpetual motion. There are large number of molecules, atoms, ions, particles which are in constant rapid random erratic zigzag haphazard perpetual motion. ये सारे मैंने वर्ड्स जो हैं मुख्तलिफ मार्किंग स्कीमों से उठाए हैं और उन सारों को इकट्ठा कर दिया। ठीक है कि नहीं? तो इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कांस्टेंट जो है ना वो मोशन में हैं, कॉन्स्टेंटली वो मोशन में है। अब देखें यहां पर कुछ आयंस का लफ्ज भी इस्तेमाल हो रहा है। इसका क्या मतलब है बेटा? इसका ये मतलब है कि बहुत ही हाई टेम्परेचर पर, किस पे? बहुत ही हाई टेम्परेचर पे पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव कर रहे होते हैं। आपको पता है कि अर्ली यूनिवर्स में एटम्स तो थे ही नहीं, उसमें खाली प्रोटॉन्स थे, न्यूट्रॉन्स थे और इलेक्ट्रॉन्स थे जो यूं यूं मूव कर रहे थे सारे। कोई इधर जा रहा था, कोई इधर जा रहा था, कोई इधर जा रहा था, और वो भी एक गैसियस स्ट्रक्चर था। उसको आप प्लाज्मा कहते हैं, यानी जिसमें प्रॉपर एटम्स नहीं थे और बहुत ही हाई टेम्परेचर पर प्लाज्मा था। प्रोटॉन थे, न्यूट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन्स थे। अर्ली यूनिवर्स में प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, अल्फा पार्टिकल्स और बहुत सारे पार्टिकल्स, अल्लम गल्लम पार्टिकल्स, पॉजिट्रॉन्स, ये सारे रैंडमली मूव कर रहे थे। तो जो हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी डेवलप कर रहे हैं वो उन सब पर भी अप्लाई होती है, वो उन सब पर भी क्या होती है? अप्लाई होती है। ठीक है कि नहीं है? जो हम बातें करेंगे। तो अब इसमें ये चीज है कि ये चीज आ जाए जनाब यहां पर कि जनाब there are large number of molecules, atoms, ions and particles which are in constant rapid random haphazard perpetual motion zigzag. इस perpetual का मतलब होता है कि वो एक never ending, खुद बहुत से शुरू है। आपके कमरे में जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उस वक्त मुसलसल मोशन कर रहे हैं, वो और उनकी मोशन नेवर एंडिंग है। ऐसा नहीं कि सुबह कम पड़ जाए या शाम को कम पड़ जाए, हर वक्त वो मोशन में। ठीक है कि नहीं? और सेकेंड असम्पशन ये है कि नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल्स, कोई भी नहीं है। ठीक है ना? या मतलब नो, देयर आर नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये एक सेपरेट बात है। देयर आर नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और आप कह सकते हैं द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल्स आर नेग्लिजिबल। ठीक है ना? कोई भी पार्टिकल्स के दरमियान कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये बात एप्लीकेबल टू ओनली गैसेज है, ये लिक्विड्स और सॉलिड्स पर नहीं है। इसीलिए देखिए यहां लफ्ज लिखा हुआ है गैसेस। तो लिगेंड्स विद ईच अदर एंड विद द वॉल ऑफ कंटेनर आर परफेक्टली इलास्टिक। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि एक मॉलिक्यूल जब किसी दीवार से टकराता है और रिबाउंड करता है तो उसकी स्पीड सेम होती है। मतलब अगर उसने 6 मीटर पर सेकंड से स्ट्राइक किया है तो रिबाउंड भी वो 6 मीटर पर सेकंड से ही करेगा, उसकी स्पीड अनचेंज रहती है। और जो मॉलिक्यूल्स आपस में
टकराते हैं तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, काइनेटिक एनर्जी किसी और फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होती। तो collisions with each other and with the wall of container are perfectly elastic, ठीक है कि नहीं? और एक और बात है, particles behave as elastic hard identical spheres। इसमें जो हम मॉलिक्यूल्स की कॉम्प्लेक्स शेप्स होती हैं हम उनको नहीं डिस्कस कर रहे। मतलब जिस तरह हम कहें कि जी वाटर की शेप ऐसी है तो हम उसको नहीं ले रहे, हम उसको वाटर के मॉलिक्यूल को बस एक हार्ड, अगर वो फर्ज करें स्टीम की शक्ल में मौजूद है, अगर वो ड्राई स्टीम की शक्ल में मौजूद है तो ज़ाहिर है ड्राई स्टीम की शक्ल में अगर वो मौजूद है तो उस पर गैसेस के assumptions का इतलाक होता है, उस पर हम गैसेस की ये थ्योरी उस पर अप्लाई कर सकते हैं, उसको हम एक एज ए हार्ड बॉल के तौर पर ही ट्रीट करेंगे। और अच्छा जी, टाइम ऑफ कोलिजन निग्लिजिबल टू टाइम, ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टाइम ऑफ कोलिजन इज निग्लिजिबल compared to the time between the collision, compared to time of collision is negligible compared to the time between the collisions। इसका क्या मतलब है? इस बात का क्या मतलब? इस बात का मतलब ये है कि ये एक मॉलिक्यूल है, ये इससे टकराया और फिर यहां चला गया, यहां जाकर वो किसी और एटम से मॉलिक्यूल से टकराया और फिर यूं चला गया। तो जो उसका ये वाला टाइम था, फर्ज करें ये वाला टाइम उसका था 16 मिली सेकेंड, दो कोलिजन्स के दरमियान। तो जो ये टकराने का टाइम था, मुमकिन है टकराते वक्त ज़ाहिर है जिस तरह हम लोग गले मिलते हैं, बाज़ पुराने दोस्त बड़ी देर गले लगे रहते हैं एक दूसरे के। फर्ज करें कि आपका कोई पुराना दोस्त है, आपसे 20 साल बाद मिला है, तो ये तो नहीं ना आप उसको जफ्फी मारते हैं, 15 मिनट जफ्फी मारी रखते हैं उसके साथ। तो ये मॉलिक्यूल्स का इस तरह का हिसाब नहीं होता। जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को स्ट्राइक करते हैं तो उनका जो इम्पैक्ट टाइम है वो मुमकिन है फर्ज करें जनाब 20 माइक्रो सेकेंड्स। तो जाहिर है फिर 20 माइक्रो सेकेंड्स जो इम्पैक्ट टाइम है उन दोनों का आपस में टकराना, ठीक है कि नहीं है, और एक दूसरे से जुड़े रहने का जो टाइम है वो माइक्रो सेकेंड्स में है या नैनो सेकेंड्स में, ठीक है कि नहीं है। तो हम उसको जीरो एज्यूम कर लेते हैं, हम उसको क्या कर लेते हैं, जीरो एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है कि नहीं, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक। और एक मॉलिक्यूल और दूसरे एक मॉलिक्यूल से टकरा कर दूसरे मॉलिक्यूल के तरफ जो जब टकराने का टाइम है इसकी कोई ना कोई फिनिट वैल्यू है, इसे हम जीरो एज्यूम नहीं करते। मगर ये जो टाइम ऑफ इम्पैक्ट है, एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल से टच कर मतलब आपस में कनेक्टेड रहना एक कोलिजन के दौरान, वो हम जीरो एज्यूम करते हैं। तो इसका मतलब है टाइम ऑफ इम्पैक्ट इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू द टाइम ऑफ टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स, ठीक है कि नहीं। अब आ जाता जी टोटल, ये चौथे पॉइंट पर आ जाए, टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स व्हेन पैक्ड टुगेदर इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। इसका क्या मतलब? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब ये है कि अगर फर्ज करें कि ये गैस है, मेरा फर्ज करें ये कमरा है जिसमें मैं बैठा हूं, ये एक बड़ा कमरा है, इसमें मैं बैठा हूं, इस कमरे के जो सारे मॉलिक्यूल, अब टोटल वॉल्यूम तो काफी बड़ा है, लेकिन सारे मॉलिक्यूल्स को ऐसे जोड़ जोड़ के रखूं, इस तरह करके जोड़ जोड़ के रखूं, तो वो शायद पूरे एक आप कह लें कि उसमें आएंगे, एक छोटी सी बाल्टी में आ जाएंगे। एक बाल्टी उसको पूरे कमरे की गैस को लिक्विफाई करूं तो वो सिर्फ एक छोटी सी बकेट बनेगी, तकरीबन 2 या 3 kg की बकेट बनेगी, इतना। यानी वो टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स, यानी सारे मॉलिक्यूल्स को जब जोड़ के ऐसे रखा जाए तो टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स व्हेन पैक्ड टुगेदर इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। इसका मतलब है मॉलिक्यूल्स को हम पॉइंट पार्टिकल्स कंसिडर करते हैं, हम ये समझते हैं कि उनकी कोई डायमेंशंस ही नहीं है, वो एक पॉइंट की शक्ल में। इसका मतलब है कि जब उन्हें इकट्ठा किया जाएगा उन सारे पॉइंट्स को, तो पूरे कमरे के जो मॉलिक्यूल्स हैं जब वो इकट्ठे होंगे तो वो इकट्ठे होकर एक बड़े नेग्लिजिबल उसमें आ जाएंगे, बड़े नेग्लिजिबल वॉल्यूम कंटेन करेंगे। उनको जब जोड़ के इकट्ठा रखा जाएगा तो वो बहुत ही छोटा उनका वॉल्यूम बनेगा, ठीक है कि नहीं। तो वापस चलते हैं जनाब। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स, total volume of all molecules when packed together is negligible compared to the volume of container. Molecules can be considered as point particles. Volume of molecule is negligible.
ये बात है, एक मॉलिक्यूल को आप एक पॉइंट समझते हैं। ये बेटा 4 इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट से स्टेट द बेसिक असम्पशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये उसके 4 इंपॉर्टेंट बेसिक पोस्टुलेट्स हैं जो आपने लिखने हैं, ठीक है कि नहीं? मुझे बताएं, इसके हवाले से किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो मैं हाजिर हूं जी। आप कह सकते हैं कि पहले बेटा ये आपके ना एएस के सिलेबस में थे, तो आपको एएस की पुराने पेपरों में भी काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल नजर आता होगा, पुराने पेपरों में 2005-6 के, लेकिन फिर इसको उन्होंने उठाकर A2 में डाल दिया। किसी ने इसके हवाले से कोई क्वेश्चन पूछना हो तो मैं हाजिर हूं जी। जी, बाकी किसी और ने पूछना हो तो अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब आता स्टेट व्हाट इज मेंट बाय अ मोल। जी बेटा जी, क्वेश्चन 2 है स्टेट व्हाट इज मेंट बाय अ मोल। ये बेटा एक पेपर का क्वेश्चन है, वहीं से मैंने उठा कर दे दिया जी। और ये जो डेफिनेशन मैंने लिखी है ये भी मार्किंग स्कीम से उठाकर लिखी, ठीक है। स्टेट व्हाट इज मेंट बाय अ मोल, amount of substance containing the same number of particle as in 0.012 kg of carbon 12। ठीक है कि नहीं? इसका क्या मतलब है? इसको जरा देखते हैं जरा। पहले डेफिनेशन देख लें पॉइंट नंबर 2 की। amount of substance containing same number of particle as in 0.012 kg of carbon 12। ठीक है कि नहीं? तो ये क्या बना, देखें। आपको ये बात पता है कि 0.012 kg ऑफ कार्बन में कितने कार्बन एटम्स होते हैं? बता सकते हैं आप बेटा? 0.012 kg ऑफ कार्बन में कितने कार्बन एटम्स होते हैं? 6.02 इंटू 10⁻23। तो मैंने इसको एक दफा गिना और इसके लिए इंग्लिश का वर्ड तलाश किया तो वो बना 6 ट्रिलियन जिलियन। 6 ट्रिलियन जिलियन, ठीक है कि नहीं? अब आप देखें कि 6 ट्रिलियन जिलियन क्या होता है। आपको पता है 10⁻9 क्या होता है? जी जी 6 ये बिलियन होता है। और आपको पता है 10⁻12 क्या होता है? ट्रिलियन होता है। और 10⁻15 क्या होता है? बता सकते हैं मुझे कि नहीं? हाँ जी जी 10⁻5 वो कितना होता है बेटा? 10⁻15 कितना होता है? बता सकते हैं मुझे? हेलो जी, जिलियन होता है, ठीक है, जिलियन होता है बेटा। तो 6 ट्रिलियन जिलियन एटम्स इकट्ठे हो जाएं कार्बन के, 6 ट्रिलियन जिलियन एटम्स इकट्ठे हो जाएं एटम्स के उसके कार्बन के, तो वो मिलाकर पूरा ये नंबर बनता है बेटा, ठीक है कि नहीं? ये नंबर, ठीक है कि नहीं? और इतनी बेटा किसी के पास कारें हो तो 1 मोल ऑफ कार्स कहलाएगा। इतनी किसी के पास कुर्सियां हो तो वो 1 मोल ऑफ चेयर्स कहलाएगा। इतने प्लैनेट्स हो तो वो 1 मोल ऑफ प्लैनेट कहलाएगा। देखिए, मोल और मॉलिक्यूल में फर्क है, ठीक है ना? मॉलिक्यूल एक स्मॉल सा चीज है, मोल एक बहुत बड़ी चीज है, ठीक है ना? इतने मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हो जाएं तो वो 1 मोल बनता है। जिसका आप जिस तरह आपको पता उर्दू में देगची, देगची छोटी होती है और उसमें से ची हटा दो तो देग बन जाती है, तो देग काफी बड़ी होती है। एक देग में बहुत सारी देचकियां आ जाती हैं, तो आप समझे इतनी देगची। इसका मतलब है कि इतने एटम्स इकट्ठे हो जाएं तो वो 1 मोल ऑफ एटम बनेगा, इतने मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हो जाएं तो वो 1 मोल ऑफ वो बनेगा। अब आप खुद ये चीज देखें कि 0.012 kg ऑफ कार्बन जो है उसमें कितने एटम्स हैं कार्बन के? इतने। आप मुझे बताएं ऑक्सीजन का क्या होगा? इतने ही ऑक्सीजन के एटम्स हों तो वो जगह घेरते हैं 0.016 kg ऑफ ऑक्सीजन। ये एटॉमिक ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं। और अगर मॉलिक्यूल्स की बात की जाए, इतने kg ऑफ O2 में आ जाएंगे इतने मॉलिक्यूल्स, 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन आ जाएंगे। मेरा ख्याल है कि मैं मोल्स पे ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करता, क्योंकि आप ओ लेवल केमिस्ट्री में और एएस केमिस्ट्री में इस पे काफी टाइम गुजार कर आ चुके हैं, ठीक है कि नहीं? अब आप ये चीज देखें कि आगे चलते हैं जनाब।
फार्मूला फॉर मोर रिलेटेड टू द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। आप मुझे बताएं कि ये वाला फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, उसमें पढ़ा था आपने, उसमें क्या उसे कहते हैं, ओ लेवल केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा और एएस केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा आपने, कि नंबर ऑफ मोल्स जो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स। अब जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम है उसको स्मॉल एम से जाहिर करते हैं और मोलर मास को कैपिटल एम से जाहिर करते हैं, ठीक है कि नहीं। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो देखें, वो क्या है जी। जी यहां पर आ गया जी, व्हाट इज ओवागैड्रोस कांस्टेंट। जी हाँ, ओवागैड्रोस कांस्टेंट आप जानते हैं एएस केमिस्ट्री से, द नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। तो ये ओवागैड्रोस कांस्टेंट है जिसको कैपिटल एन ए से डिनोट किया जाता है। द नंबर ऑफ एटम्स in the 1 mole of carbon, I would say, but the number of atoms in 12 grams of carbon 12, or the number of atoms in 0.012 kg of carbon, or the number of atoms in 16 gram of atomic oxygen, and number of molecules in 32 gram of oxygen 2, the number of atoms in the 1 gram of hydrogen। ठीक है कि नहीं, ये चीजें आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो ये ओवागैड्रोस कांस्टेंट। अब देखें फिफ्थ पॉइंट है नंबर ऑफ मोल्स रिलेटिंग टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स। अब आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स इस तरह से भी होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय ओवागैड्रोस कांस्टेंट। मुझे बताएं पॉइंट नंबर 5 किसी ने अगर ना पढ़ा हुआ हो, किसी को पॉइंट नंबर 5 ना पता हो, मैं इस पे ज्यादा टाइम इसलिए नहीं लगाना चाहता कि ये आपने पहले पढ़े हुए जी। ये चीज नंबर है, जिस तरह आप कहते हैं ना 96 माल्टे कितने दर्जन बनेंगे, तो 96 माल्टों को आप 12 से डिवाइड कर दें तो आपके पास नंबर ऑफ डजन्स ऑफ ऑरेंजेस आ जाएंगे। तो इसमें आपने नंबर को नंबर से डिवाइड किया, ठीक है कि नहीं है, उस तरह से। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप कहें कि जनाब फलां चीज का जो एक दर्जन है, फलां चीज का जो एक दर्जन है वो 2 किलो का होता है और उसके 32 किलो में उसके कितने दर्जन आएंगे, तो ये आपने मास को मास से रिलेट किया। तो नंबर ऑफ मोल्स के 2 फार्मूले हैं आपके पास, एक है मास ओवर मोलर मास और एक है नंबर ऑफ एटम्स ओवर ओवागैड्रोस कांस्टेंट। इन दोनों से ये नंबर ऑफ मोल्स आते हैं। इस चैप्टर में जो छोटा एन है वो नंबर ऑफ मोल्स, इस चैप्टर में जो छोटा एन है वो नंबर ऑफ मोल्स, इस चैप्टर में जो छोटा एन है वो नंबर ऑफ मोल्स है और छोटा एम जो है मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स है, मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स है। ठीक है कि नहीं, और जो इसमें कैपिटल एम है वो मोलर मास, ठीक है कि नहीं, वो क्या है मोलर मास, ठीक है कि नहीं। और जो एन है वो नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एनी मॉलिक्यूलर कंपाउंड तो उसमें ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। और अगर आप फर्ज करें कि इसको आप उसमें डिस्कस कर रहे हैं, अगर फर्ज करें क्या नाम है एटॉमिक गैस को डिस्कस कर रहे हैं तो ये नंबर ऑफ एटम्स होंगे। और अगर आप एक कोई प्लाज्मा डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स के मानों में आएगा ये। ठीक है, अब आप देखें क्वेश्चन आपसे 7 जो है वो एक न्यूमेरिकल है, 7 जो है वो क्या है, वो एक न्यूमेरिकल है। ठीक है, अब वो क्या कहता है जनाब, कैलकुलेट द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन 1 kg ऑफ वाटर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन 1 kg ऑफ वाटर। जी, तो अब देखें इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गया, ये ओवागैड्रोस कांस्टेंट आ गया। ओवागैड्रोस कांस्टेंट को आप उस तरफ को ले जाए, अब देखें ये मास है, इसको उसने 1 kg को ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, मोलर मास को इधर 18 कर दिया। आपको पता है वाटर में क्या होता है, एक ऑक्सीजन होती है, 2 हाइड्रोजन होती है। इस हाइड्रोजन का एटम का वन हाइड्रोजन का हो गया और ऑक्सीजन का 16 हो गया। तो 6 हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल का मोलर मास कितना होगा, वाटर मॉलिक्यूल का मोलर मास 18 है। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम ओवर मोलर मास और साथ उसको ओवागैड्रोस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें। तो आजमेर ने ये हमारे लिए कैलकुलेशन की है, आजमेर द ग्रेट ने, और वो कैलकुलेशन कितनी बनती है, वो है जी 3.344 into 10⁻⁵ मॉलिक्यूल्स। ठीक है कि नहीं।
और अगर वो पूछा कि उसमें एटम्स कितने हैं, तो आपको पता है कि वाटर मॉलिक्यूल के एक मॉलिक्यूल में 3 एटम होते हैं। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन वाटर आ जाएंगे। ठीक है, मुझे बताएं इसमें कोई मसला तो नहीं है? जी जी, कोई मसला है इसमें कि नहीं बेटा? जी ठीक है। आजमेर ने रीक एक और बात की है 1.003, अब उसने एक नया नंबर बताया आजमेर। अच्छा अच्छा, चलो अच्छा, इसको 3 को मल्टीप्लाई करके बताया, ठीक है, शाबाश। अच्छा, अब आ जाता है जी डेवलपिंग द आइडियल गैस इक्वेशन। डेवलपिंग आइडियल गैस इक्वेशन आपने पढ़ा हुआ है यार, आपने ओ लेवल में पढ़ा था कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, और अगर आपको याद हो तो आप इसको बॉयल्स लॉ कहते थे, या आपने ओ लेवल फिजिक्स में भी पढ़ा था। उसकी वजह यह है कि ये देखें, ये कोई कंटेनर है, इसमें ये मॉलिक्यूल यूं यूं टकरे मार रहे हैं ऐसे ऐसे, ठीक है कि नहीं? अब उन्हीं मॉलिक्यूल्स को अगर आप छोटी जगह पर ले आएंगे, उनके नंबर ऑफ कोलिजन्स विद द वॉल ऑफ कंटेनर बढ़ जाएंगे। एज अ रिजल्ट उनके कोलिजन्स बढ़ेंगे तो उनका प्रेशर भी बढ़ जाएगा। तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो मॉलिक्यूल्स की स्पीड बढ़ती है। जब मॉलिक्यूल्स की स्पीड बढ़ती है तो पहले अगर वो यूं यूं टकरे मार रहे थे, तो जब स्पीड बढ़ेगी तो ठ ठ ठ ठ ठ ठ ठ बहुत तेज तेज टकरे मारेंगे, तो एज अ रिजल्ट प्रेशर बढ़ेगा। और टेम्परेचर के साथ प्रेशर का तल्लक डायरेक्ट है, वॉल्यूम के साथ प्रेशर का तल्लक इनवर्स है, और प्रेशर नंबर ऑफ मोल्स से भी रिलेटेड है। जाहिर है जितने ज्यादा मोल्स होंगे उतना ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, और मॉलिक्यूल्स अगर ज्यादा होंगे तो वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ उनके उनके कोलिजन्स भी ज्यादा होंगे। अगर उनके कोलिजन्स ज्यादा होंगे तो एज अ रिजल्ट उससे खुद बहुत प्रेशर क्या होगा बेटा, ज्यादा बिल्डअप होगा। इन सारे आइडियाज को जब हम कंबाइन करते हैं, हमें ये बात पता है कि प्रेशर जो है वो वॉल्यूम से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ मोल से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जब हम इन सारों को कंबाइन करते हैं तो हम इस इक्वेशन पे पहुंचते हैं, जिसमें जो एन है और टी है वो न्यूमरेटर में है और वॉल्यूम डिनोमिनेटर में। और फिर जब इस प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाता है जिसे हम आर कहते हैं, वेयर आर इज अ कांस्टेंट। अब हम आर को स्टेप वाइज डिस्कस करेंगे, ठीक है कि नहीं? व्हाट इज आर? पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज आर, आर है क्या? ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्या है जी? इसका नाम है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। सबसे पहले तो इसके यूनिट्स देख लें कि इसके यूनिट्स क्या हैं। प्रेशर के यूनिट्स हैं पास्कल, वॉल्यूम के यूनिट्स हैं मीटर क्यूब, एन के यूनिट्स हैं नंबर ऑफ मोल्स, और टी के यूनिट्स हैं केल्विन। और पास्कल को आप ले लें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, और वॉल्यूम को मीटर क्यूब में ही रहने दें, तो आप देखेंगे मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब की पावर को उड़ा देगा, और पीछे सिर्फ न्यूटन मीटर बच जाएगा, और न्यूटन मीटर जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जूल पर मोल पर केल्विन, जूल पर मोल पर केल्विन, बेटा ये आर के यूनिट्स बन गए, ठीक है कि नहीं? हमें यहां पर अभी हम आर पा रही हैं, हमने आर को छोड़ा नहीं है, हम आर को ही डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन ओवागैड्रो एक साइंटिस्ट था, उसने ऑब्जर्व किया, ओवागैड्रो ऑब्जर्व दैट 1 मोल ऑफ एवरी गैस occupies 22.4 dm क्यूब एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहां पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर से मुराद 0 डिग्री सेंटीग्रेड है या 273 केल्विन है, और प्रेशर स्टैंडर्ड प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर जो नॉर्मल हालात में होता है इस वक्त, जो आम प्रेशर होता है स्टैंडर्ड प्रेशर उसको कहते हैं, वो 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल है। और जो ये डेसीमीटर क्यूब है, आपको पता है कि 1 डेसीमीटर जो होता है वो 10⁻⁻1 मीटर होता है, 1 मीटर का 10वां हिस्सा होता है। तो 1 डेसीमीटर स्क्वायर किसके बराबर होगा? 10⁻⁻ मीटर स्क्वायर। और 1 डेसीमीटर क्यूब किसके बराबर होगा? 10⁻³ मीटर क्यूब हो जाएगा। और अब आप ये चीज देखें कि जब आप डेसीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में जाएंगे तो आप 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये जो बात उसने कही कि 1 मोल ऑफ एवरी गैस ऑक्यूपाइज दिस मच वॉल्यूम, अच्छा अब इसमें जो अजीब बात है वो ये है कि आप ये चीज देखें कि ये फर्ज करें वॉल्यूम, ठीक है कि नहीं? और फर्ज करें कि ये सारा वॉल्यूम 22.4 dm क्यूब के बराबर है।
और आप हैरान होंगे कि हाइड्रोजन जैसी छोटी चीज, हाइड्रोजन जैसी, और इस टेम्परेचर पर 273 केल्विन, या जिसको आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड कहते हैं, इस पर 1 मोल ऑफ गैस, इसमें हाइड्रोजन का भी 1 मोल होगा। हालांकि हाइड्रोजन के बड़े छोटे छोटे एटम्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स। और अगर फर्ज करें आप कोई और गैस लेते हैं, लेट्स से क्लोरीन 2 ले लेते हैं, आपको पता है क्लोरीन 2 का जो मोलर मास है वो कितना होता है बेटा? 71 होता है। अब क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन की निस्बत 71/2 कितनी भारी है? 35.5 टाइम्स भारी गैस है। लेकिन 20 इस इतने वॉल्यूम में और इतने टेम्परेचर में क्लोरीन का भी इस रीजन में 1 मोल ही होगा। 1 मोल का मतलब है कि उसके भी इस सारे वॉल्यूम में उसके भी 6 ट्रिलियन जिलियन एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। और इसी वॉल्यूम में इतने टेम्परेचर पे हाइड्रोजन के भी 6 ट्रिलियन जिलियन मॉलिक्यूल्स होंगे। ये एवोगैड्रो की एक ऑब्जर्वेशन थी, हमने इसको यूज करके हमने जो है वो क्या कहते हैं, ये आर की वैल्यू स्टेब्लिश कर ली। ठीक है ना? तो आर की वैल्यू क्या आ गई? 8.31 जूल्स पर मोल केल्विन होगी। मुझे बताएं, यहां तक किसी ने कोई बात पूछनी हो तो क्या है? कोई बात पूछनी तो नहीं। इसको हम 8 पॉइंट देखें, आजमेर ने ज्यादा एक्यूरेट मेजर किए, 8.287179, माशाल्लाह जी। अच्छा, आपने किसी और ने कोई बात पूछनी है इसमें कि नहीं? जी जी, तो बात पूछनी है। वैसे मैं आपको एक फ्रैंकली स्पीकिंग एक बात बता देता हूँ कि आर जो है ना, आर पूछें क्या? आर ये है कि अगर कोई गैस हो ना 1 मोल की, 1 मोल की, और उसका टेम्परेचर 14 डिग्री सेंटीग्रेड, तो जब उसका टेम्परेचर 14 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड जाता है ना, तो 1 मोल के अंदर एक खास किस्म की एनर्जी चेंज जो आती है वो 8.31 जूल्स के बराबर होती है। एक खास किस्म की जो एनर्जी चेंज आती है वो 8.31 जूल्स के बराबर होती है। अभी हम इसको ज्यादा डिटेल से नहीं डिस्कस करेंगे, ठीक है सर? स्टैंडर्ड टेम्परेचर बेटा 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाला होता है, 0 केल्विन नहीं होता। 0 केल्विन एब्सोल्यूट जीरो को कहते हैं। 0 केल्विन जो होता है ना, वो 0 एब्सोल्यूट जीरो को कहते हैं। अच्छा, आइडियल गैस क्या है? पेपर में ये बहुत दफा क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज आइडियल गैस? ये पेपर में क्वेश्चन एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 5-6 दफा पूछा गया है। और मार्किंग स्कीम में उसका जवाब ये लिखा हुआ है जो आपके सामने आ रहा है, which obeys the equation pressure into volume is equal to constant into temperature at all pressures and temperatures। ये डेफिनेशन है कि आइडियल गैस इक्वेशन, ये है वो जो मार्किंग स्कीम में लिखी। मैं इसमें इजाफा, अगर आप मुझसे पूछें कि सर आप क्या इजाफा करेंगे, तो मैं इसमें एडिशन ये करूंगा, which obeys all the postulates, which obeys all the postulates of kinetic molecular model। ठीक है ना? अच्छा, अब जो आर था ना बेटा, आर बेसिकली रिलेटेड था 1 मोल से। आर का तल्लक किससे था? आर वाज अ कांस्टेंट व्हिच वाज रिलेटेड टू 1 मोल। आर वाज अ कांस्टेंट व्हिच वाज रिलेटेड टू 1 मोल। इसका मतलब है जब गैस का टेम्परेचर 14 डिग्री से 15 डिग्री सेंटीग्रेड जाता है, तो जो उसके 1 मोल में जो खास किस्म की एनर्जी चेंज आती है उसको आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। आप कैसे कह सकते हैं कि वो एनर्जी चेंज है? आप यहां से नोट करें ना, जूल पर मोल पर केल्विन, यहां से आप अंदाजा लगाएं उसके यूनिट से कि आर कुछ एनर्जी से रिलेटेड चीज है, और वो एक ऐसी एनर्जी है जो फॉर 1 स्पेसिफिक मोल एंड फॉर 1 केल्विन टेम्परेचर से रिलेट हो रही है। इसका मतलब ये है कि जब किसी 1 मोल ऑफ अ गैस का टेम्परेचर बाय 1 केल्विन इंक्रीज होता है, तो उसकी एनर्जी एक स्पेसिफिक वे में बाय आर अमाउंट बढ़ती है, यानी 8.31 जूल्स बढ़ जाती है बाय अ स्पेसिफिक वे। ठीक है ना? वो स्पेसिफिक वे क्या, हम उसको फिलहाल डिस्कस नहीं करना चाहते, बिकॉज वी डू नॉट वांट टू एंटर इनटू अ डिस्कशन ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी। ठीक है ना? वो आपकी केमिस्ट्री में आपके सर ने अक्सर इन डिटेल डिस्कस किया होगा। अच्छा जी, अब आप ये चीज देखें तो आर को जब आप बोल्ट्जमैन कांस्टेंट से डिवाइड करते हैं, आर को जब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट से डिवाइड करते हैं तो फिर क्या आता है?
मुझे आप एक बात है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या है? नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन वन मोल। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या है? नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन वन मोल। तो जब आप आर को बोल्ट्जमैन कांस्टेंट से डिवाइड करते हैं तो आपके पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आता है, और उसका ये आंसर है। क्योंकि जाहिर है आप 8.31 को जब आप बोल्ट्जमैन अवोगाड्रोस कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे तो यू विल एंड अप एट दिस वैल्यू। तो ये वैल्यू क्या है? ये है जी द इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल पर 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। यानी इसका मतलब है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एक मॉलिक्यूल के 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ने से जो उसकी एनर्जी में इंक्रीमेंट आती है, ये वो वाली एनर्जी है। तो के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। ये वाला जो के है ये केल्विन से रिलेटेड है, ये के केल्विन का है, और ये के क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है जिसे बोल्ट्जमैन कहते हैं, और वो एक कांस्टेंट है। तो इन दोनों में बंदे को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। जब के यूनिट्स में आ रहा हो, फलां चीज के यूनिट्स जूल्स पर केल्विन है, तो उसका मतलब है जब यूनिट्स के अंदर के आ रहा हो तो वो केल्विन को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जब इक्वेशन के अंदर के अपीयर हो रहा हो, जिस तरह देखिए पीवी इज इक्वल टू एन के टी आ गया, तो इसमें इक्वेशन के अंदर के अपीयर हो रहा हो, तो इक्वेशन के अंदर जो के अपीयर होता है वो बेसिकली बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। मुझे बताएं, यहां तक किसी को ना समझ आई हो तो मैं हाजिर हूं, बताएं मुझे। जी जी, आपने किसी ने कोई बात पूछनी है कि नहीं? यस जी, एन ए जो है वो गैड्रोस कांस्टेंट, ठीक है। अब आप खुद देखें, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी में मैंने एन की जगह ये लेकर आया हूं, ये मैंने नंबर ऑफ मोल्स को रिप्लेस किया है। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय ओवोगाड्रोस कांस्टेंट, नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय ओवोगाड्रोस कांस्टेंट। और फिर मैं इस एन ए को ड्रैग करके आर के नीचे ले आया हूं। इस एन को मैंने अकेला छोड़ दिया, एन ए को मैंने आर के नीचे ले आया हूं, और फिर आर ओवर एन ए को मैंने के से रिप्लेस कर दिया, और ये के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। और अगर कोई इसे समझना चाहे तो ये वो एनर्जी है जो एक मॉलिक्यूल को 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज की वजह से मिलती है, और ये वो कोई स्पेशल एनर्जी है, इसको उसकी टोटल एनर्जी से इक्विवेलेंट नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इस तरह से जो आइडियल गैस इक्वेशन है, जो आइडियल गैस इक्वेशन है जो आपने पहले पढ़ी थी, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, इसमें नंबर ऑफ मोल्स से यहां पर नंबर ऑफ मोल्स से, और आर जो था वो एक कांस्टेंट था जो पर मोल के रिलेट हो रहा था, और अब वही इक्वेशन यहाँ एन के टी के बराबर हो गई कि यहां पर आपने नंबर ऑफ मोल्स की जगह नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ले आए हैं, और जाहिर आर जो कांस्टेंट था 1 मोल से रिलेट हो रहा था, उसकी जगह एक ऐसा कांस्टेंट आ गया जो पर मॉलिक्यूल से रिलेट हो रहा है। मुझे बताएं कोई मसला तो नहीं है इसमें? तो ये पीवी इज इक्वल टू एन के टी, ये भी आइडियल गैस इक्वेशन है, और दूसरी भी पीवी इज इक्वल टू एन आर टी भी आइडियल गैस इक्वेशन। जी, तो वैसे मैं आपको आज एक मजे की बात बताऊं, पूछे क्या बेटा, मुझे ना एक दफा जो ना यूनिवर्सिटी लेवल की थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाने का इत्तेफाक हुआ। यानी यूनिवर्सिटी लेवल की कुछ इस तरह की मजबूरी बन गई कि मुझे वो यूनिवर्सिटी लेवल की थर्मोडायनेमिक्स पढ़ानी थी, और ऐसा मेरे से जिंदगी में एक दफा नहीं हुआ, दो कम से कम 3-4 दफा हुआ। तो इसका मतलब है थर्मोडायनेमिक्स ना चाह, हालांकि मैंने की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हुई हुई है, थर्मोडायनेमिक्स ना चाहते हुए भी मैं ये, हालांकि ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है, लेकिन कुदरती है, मुझे मेरा कुदरती अच्छा हो गया, यानी ना चाहते हुए भी। एक दफा मुझे बड़े सख्त पैसों की जरूरत थी तो मुझे थर्मोडायनेमिक्स पढ़ानी पड़ी। मैंने उसमें आइडियल गैस की जो ओरिजिनल इक्वेशन देखी, उन्होंने कहा बल्कि रियल गैस की, वो जो रियल गैस की इक्वेशन है ना, जो आइडियल गैस की नहीं है, वो उन्होंने जनाब इतनी पूरा पेज भरा हुआ था, इतने उस पे लिखी हुई थी। यानी उसमें क्या कहते हैं, एन आर टी के अलावा भी कॉन्स्टेंट्स डाले हुए थे जो उन्होंने इंप्रूवमेंट की, उसमें जो उसको रियलिस्टिक मॉडल बनाने के लिए करते करते वो इक्वेशन पूरे पेज पे फैल गई थी। आइडियल गैस इक्वेशन से जो रियल गैस इक्वेशन है, जो रियल फिनोमिनन्स को मॉडल करती है, वो बहुत बड़ी इक्वेशन है। मैं कभी मुझे मिली तो मैं आपको वो दिखाऊंगा, ठीक है कि नहीं? जी, तो ये बेटा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आपके सामने आ गया। आगे चलते हैं बेटा, काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल यहां पर खत्म होता है,
और आगे शुरू होता है जी, व्हाट इज मेंट बाय ब्राउनियन मोशन। आपने ओ लेवल में भी थोड़ा बहुत देखा होगा। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आपने खुद कभी जिंदगी में ब्राउनियन मोशन ऑब्जर्व की है? आपने खुद कभी कोई जवाब देगा? मैं आपको बताऊं, आपने बहुत दफा ऑब्जर्व की, आपने बहुत दफा अपनी जिंदगी में ब्राउनियन मोशन होते देखी है। और अगर आप कहें तो आज सुबह भी जब आप उठेंगे कल, तो आप ब्राउनियन मोशन बड़े आराम से देख सकते हैं। पूछें कैसे भला? आपके कमरे में, जी बात आप क्या कह रहे हैं? यस बात, व्हाट डू यू हैव टू से? एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ आयन्स इफ यू आर टॉकिंग अबाउट प्लाज्मा। ठीक है क्या? अच्छा जी बेटा, ब्राउनियन मोशन आप इस तरह के, फर्ज करें आप जिस कमरे में सो रहे हैं, सुबह आप उठें, ठीक है कि नहीं है, आप सुबह, ये आपका बेड है, आप इस पे बैठे हुए सोए हुए थे, आप सुबह उठें, सूरज जहां से निकल रहा हो, हल्की सी खिड़की खोलें, खिड़की इतनी खोलें कि एक बीम ऑफ लाइट अंदर आए, पूरा कमरा रोशन ना हो जाए, यानी लाइट एक पर्टिकुलर पोर्शन से अंदर आती हुई नजर आए। उस बीम में आप देखें तो बेशुमार डस्ट पार्टिकल्स होंगे जो मूव कर रहे होंगे और वो आपको नजर आ रहे होंगे। तो वो सारे जो है वो रैंडमली रैटिकली मूव कर रहे होते हैं। तो मेरा ये दावा है कि आपने ब्राउनियन मोशन अपनी जिंदगी में बड़ी दफा देखी है। आप क्या करें, आप अपने कमरे में सुबह सो के उठें, जब सुबह सो के उठें और दिन के 7:30 बजे का टाइम हो सुबह का, आप अपने कमरे का सिर्फ खिड़की खोलें, सारी खिड़की नहीं खोलनी, उसका सिर्फ थोड़ा सा एक पोर्शन खोलें जिससे एक बीम ऑफ लाइट अंदर आ सके, या पर्दे को जरा सा हटाएं, उससे जो एक बीम ऑफ लाइट अंदर आएगी, आपके कमरे का एक पर्टिकुलर रीजन रोशन होगा, उसमें बेशुमार फ्लोटिंग डस्ट पार्टिकल्स होंगे। आपकी जो हवा होती है कमरे की, उसमें बहुत डस्ट होती है और बहुत सारे पार्टिकल्स फ्लोट कर रहे होते हैं, उनसे जो लाइट रिफ्लेक्ट होगी वो आपको नजर आएगी, तो आपको वो पार्टिकल्स नजर आएंगे उसमें, तो वो ब्राउनियन मोशन। और ब्राउनियन मोशन की डेफिनेशन क्या है? हैपहैजर्ड रैंडम एरेटिक जिगजैग मूवमेंट ऑफ स्मोक पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स, पोलन ग्रेन पार्टिकल्स जो है, ये क्या कहलाती है? ब्राउनियन मोशन। ठीक है कि नहीं? और ब्राउनियन मोशन को, व्हाट कॉजेज द ब्राउनियन मोशन? देखिए ये एक डस्ट पार्टिकल है, इसको चारों तरफ से एयर मॉलिक्यूल्स स्ट्राइक कर रहे हैं, इसको चारों तरफ से एयर पार्टिकल्स स्ट्राइक कर रहे हैं, तो वो जिस तरफ से नंबर ऑफ कोलिजन्स ज्यादा होते हैं वो उस तरफ को मूव करना शुरू कर। जिस तरह फर्ज करें यहां से आपको बहुत सारे ज्यादा से ज्यादा धक्के पड़े और बाकी तरफ से धक्के कम पड़े, तो डस्ट पार्टिकल इस तरफ को चला जाएगा। ठीक है कि नहीं? ठीक है। अब अच्छा एक मेरी बात सुने, मैं एक मजे की बात आपको बताता हूँ कि हु ऑब्जर्व्ड ब्राउनियन मोशन। जी, बंदा पूछेगा यार हु ऑब्जर्व्ड ब्राउनियन मोशन? ऑफ कोर्स रॉबर्ट ब्राउन ने ऑब्जर्व किया, ऑफ कोर्स रॉबर्ट ब्राउन ने ऑब्जर्व किया, बट यू नो हु एक्सप्लेन्ड इट? हु एक्सप्लेन्ड इट? ब्राउनियन मोशन को किसने एक्सप्लेन किया था? जी, कैन यू टेल मी? इट वाज आइंस्टाइन जिसने ब्राउनियन मोशन को ऑब्जर्व एक्सप्लेन किया था। अच्छा, जनरली लैब में अगर आपने देखना हो इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप, तो ये देखिए यहां से एक इंटेंस लाइट सोर्स, यहां से यानी बहुत ही पावरफुल लाइट आ रही है, ठीक है। यहां पर आप स्मोक पार्टिकल्स रख दें, फ्लोटिंग स्मोक पार्टिकल, स्मोक सेल है जिसमें से धुआं सा बन रहा है और उसमें जो है ना वो कार्बन के पार्टिकल्स फ्लोट कर रहे हैं। अब लाइट आकर उन्हें लगेगी और यहां से ऊपर उठेगी और आपको यहां से नजर आएंगे। आपको क्या नजर आएंगे? व्हाट इज ऑब्जर्व्ड? speck of light that moves haphazardly, randomly, jerkily. Pollen grain particles or smoke particles seem to be in continuous random motion. Light is reflected from dust particles, pollen grain particles. अगर तो इधर यहाँ पर डस्ट पार्टिकल्स हैं तो आपको डस्ट पार्टिकल्स नजर आएंगे। पोलन ग्रेन क्या पार्टिकल्स क्या होते हैं? जो फूलों के ऊपर से छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं वो पोलन ग्रेन पार्टिकल्स होते हैं, वो अक्सर हवा में फ्लोट कर रहे होते हैं और उनसे लाइट रिफ्लेक्ट होकर आपको नजर आ सकती है, और आपको स्मोक पार्टिकल्स के अंदर भी ये नजर आ सकती है। एक्सप्लेनेशन ऑफ ब्राउनियन मोशन। जी, एक्सप्लेनेशन ऑफ ब्राउनियन मोशन क्या है? एक्सप्लेनेशन ऑफ ब्राउनियन मोशन ये है कि ये एक स्मोक पार्टिकल है या डस्ट पार्टिकल है या वो है पोलन ग्रेन पार्टिकल है, इसको चारों तरफ से क्या होता है? चारों तरफ से मॉलिक्यूल्स हिट कर रहे हैं, एयर मॉलिक्यूल्स हिट कर रहे हैं, मगर किसी एक डायरेक्शन से,
किसी एक डायरेक्शन से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स स्ट्राइकिंग फ्रॉम वन साइड become greater than the rest of sides. As a result, the dust particle moves in that direction. Sooner or later, the situation is changed, and the molecules striking from some other side become greater than the number of molecules striking from the rest of the sides. As a result, the dust particle moves in that direction. Then, sooner or later, the situation is again changed, and the particles striking from one side become greater than the rest of the sides, and the dust particle moves in that direction. ये बेटा आइंस्टाइन ने इसकी एक्सप्लेनेशन दी थी, और जो आइंस्टाइन को उन्होंने नोबेल प्राइज दिया था उसके वर्डिंग ये थे कि ही हैज बीन अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर हिज सर्विसेज इन थ्योरेटिकल फिजिक्स, फॉर हिज एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड फॉर हिज पेपर्स ऑन ब्राउनियन मोशन। तो ब्राउनियन मोशन पे भी उसको उसके नोबेल प्राइज में ये चीजें लिखी हुई। अच्छा, मुझे समझ नहीं आती, जब भी मैं ये टॉपिक पढ़ाता हूँ ना, तो मुझे नहीं पता एंड इस मौके पर आकर मैं बच्चों को एक सच्चा वाकया जो लतीफा नुमा है वो लाजमी सुनाता हूँ। अब मुझे नहीं समझ आती, हालांकि आप कहेंगे सर इस वाकये की इस जगह कोई रेलेवेंस नहीं है, मगर ऐसे जब भी मैं ब्राउनियन मोशन के इस पॉइंट पे पहुंचता हूँ तो मेरा दिल करता है कि मैं अब बच्चों को एक किस्सा सुनाऊं। बेटा, आपको पता है कि 1978 से लेकर 1984 तक जो है वो आपको पता है ना, सिखों ने वो खालिस्तान मूवमेंट शुरू की हुई थी इंडिया में। सिख मिलिटेंट्स जो थे वो बहुत ज्यादा वो कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, और बंदे बहुत ज्यादा वो अपराइजिंग हो रही थी और खालिस्तान मूवमेंट हो रही थी। तो हुआ ये कि एक स्टेडियम में मैच हो रहा था, एक स्टेडियम था, उसके ये आगे लोग बैठे हुए थे, बीच में ग्राउंड था, यहाँ मैच हो रहा था, कोई फुटबॉल मैच था या पता नहीं कौन सा मैच था, उसमें मैच हो रहा था, और ये इस इंडिया की बात। और वहां एक प्रोमिनेंट सिख लीडर बैठा हुआ था, एक प्रोमिनेंट सिख लीडर बैठा हुआ था वहां, और कुछ और सिख लोग उसको वहां कत्ल करने आए हुए थे। तो एकदम शूटिंग हुई ना, बहुत ज्यादा एकदम भगदड़ मच गई, फायरिंग की आवाज आई, तो मैच रुक गया, और उस सिख लीडर के जो बॉडीगार्ड थे ना, वो चारों तरफ से उसके घेरा डाल के खड़े हो गए उसके, यानी वो सिख लीडर बिल्कुल सेफ था, उसके बॉडीगार्ड्स यहाँ पर खड़े थे, और आगे रैंडमली लोग ही लोग इकट्ठे हुए थे इधर सारे इलाके में। फिर बहुत पुलिस अंदर आ गई। जब बहुत ज्यादा पुलिस इधर चारों तरफ आ गई ना, तो इस सिख लीडर ने समझो मैं तो अब मुझे बच गया हूँ, ज़ाहिर है कातिल तो भाग गए होंगे जो मुझे कत्ल करने आए थे। तो उसने अपने बॉडीगार्ड्स को कहा, ओ यार आप परे हटो यार, तुसा मेरा साह कुटे है, यानी आपने मेरा सांस बंद किया हुआ है, मुझे सांस तो लेने दो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जो ही ना वो उसका बॉडीगार्ड्स का दस्ता ऐसे हटा ना एक जगह से, तो वो जो कातिल था ना वो वहीं खड़ा था, वेट कर रहा था। उसने उसी वक्त उसको 3-4 गोलियां मारी और मार के भाग गया। तो ये वाकया मैं जब भी ब्राउनियन मोशन पढ़ाता हूँ ना, तो मुझे याद आ जाता है और मैं सुनाता हूँ। और ये इंडियन हिस्ट्री में भी इसको एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऊप्स के नाम से याद किया जाता है, कि ये इंडिया की हिस्ट्री में इसको वन ऑफ द ऊप्स, ग्रेटेस्ट ऊप्स है, कि जनाब वो बंदा बच भी गया है, उसको उसके बॉडीगार्ड्स ने घेरा डाल के खड़े हुए हैं, खुला तो उसने सीधा फायर करके उसे मार दिया। आप कहेंगे सर इसका ब्राउनियन मोशन से क्या ताल्लुक है? आगे वाला जो क्वेश्चन है ना, एक मिनट, वो भी आ रहा है, वहां पर हम अपनी गुफ्तगू को आज खत्म कर देंगे जी। छठा पॉइंट है, ये पेपर में ये देखें, ये तो खैर मैंने वो एक्सप्लेनेशन आपके सामने लिख दी जो है, वो क्या है जी, पार्टिकल्स मूव इन द, ये वही वाली बात है, पीछे पेज से पढ़ते हैं तो उसमें भी यही बात है। इस जगह पर इधर से जो मॉलिक्यूल स्ट्राइक कर रहे हैं वो ज्यादा है इन बाकियों से, तो इसलिए पार्टिकल इधर चला जाता है। फिर यहाँ से जो स्ट्राइक मॉलिक्यूल्स कर रहे हैं वो जरा ज्यादा हो जाते हैं तो उधर चला जाता है। फिर यहाँ से मॉलिक्यूल ज्यादा जोर से टक्कर मारते हैं तो इधर चला जाता है। फिर यहाँ से ज्यादा मॉलिक्यूल्स टक्कर मारते हैं तो इधर चला जाता है। अच्छा जी, ये मार्किंग का क्वेश्चन है जो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, यही उस सिख के वाक्य से मुझे याद आता है। वो कहता है कि अगर सिख वो कहता है जी कि अगर वो डस्ट पार्टिकल का साइज बड़ा हो जाए, यानी डस्ट पार्टिकल्स अगर छोटे थे तो डस्ट पार्टिकल का साइज अगर बड़ा हो जाए तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि मॉलिक्यूल स्ट्राइकिंग फ्रॉम ऑल साइड्स, प्रोबेबिलिटी के उनके कोलिजन्स कैंसल आउट हो वो बढ़ जाता है, यानी फिर ये चांस नहीं होता कि किसी एक तरफ से मॉलिक्यूल्स बहुत जोर से टकराएं। क्यों? क्योंकि रैंडमली सरफेस एरिया इतना बढ़ चुका होता है कि चारों तरफ से इसको मॉलिक्यूल्स एक जैसी ही टक्कर लगा रहे होते हैं। नतीजतन वो जो बड़ा पार्टिकल होता है ना वो रुक जाता है। ये देखिए, ये पेपर में क्वेश्चन आया था कि व्हेन साइज ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस, प्रॉब्लम हो जाए,
ब्राउनियन मोशन की इंपॉर्टेंस क्या है? ब्राउनियन मोशन इज द फर्स्ट स्ट्रॉन्गेस्ट इनडायरेक्ट एविडेंस ऑफ मॉलिक्यूलर नेचर ऑफ मैटर। बेटा दिस ब्रिंग्स दिस टॉपिक टू एन एंड। और मैंने बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड्स की जो क्लास है वो खत्म नहीं की है, इट विल बी देयर, वो हम उसको करेंगे डील, और इंशाल्लाह ताला उसको आराम से हम डिस्कस करेंगे, आप फिक्र ना करें, ठीक है कि नहीं? कोई मसला तो नहीं बेटा यहां तक? जी जी, समझ आ गया सबको बेटा? तो बेटा ये आपका, आप समझे, आधा चैप्टर हो गया, आधा या कल तक ये पूरा हो जाएगा चैप्टर इंशाल्लाह ताला। नोट्स मैंने आपको लास्ट वाली बात ये, पतले बंदे को डर होता है कि ज्यादा जोर का धक्का किधर और से ना आ जाए। इस तरह बहुत बड़े मजमे में मोटे बंदे को जो चारों तरफ से धक्के पड़ते हैं वो कैंसल आउट हो जाते हैं। इस तरह जब डस्ट पार्टिकल की साइज बढ़ता है तो चारों तरफ से जो मॉलिक्यूल स्ट्राइक कर रहे होते हैं उनके फोर्सेस एवरेज आउट हो जाते हैं, इसलिए जो बड़ा डस्ट पार्टिकल है वो इस तरह हिलता नहीं है, वो हैपहैज़र्ड मोशन नहीं करता। वो क्या नहीं करता? हैपहैज़र्ड मोशन नहीं करता। ये जवाब है इसका, ठीक है जी बेटा। यहां तक हम अपनी गुफ्तगू को यहां पर हम खत्म कर रहे हैं। और जो ग्रेविटेशन है ना बेटा, ग्रेविटेशन भी इंशाल्लाह ताला विल कंटिन्यू विद ग्रेविटेशन, डोंट वरी। लेकिन आज नहीं, सिर्फ आज के दिन आप मुझे चांस दे दें, आज मेरा दिल नहीं ग्रेविटेशन, कल ग्रेविटेशन को मैं स्टार्ट करूंगा बेटा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। नहीं अभी बाद ग्रेविटेशन, आज आज ना ग्रेविटेशन ना ही वो, ठीक है। तामी मैं बहुत खुश हूं कि तुम आए हो बेटा। अल्लाह हाफिज़। मैंने कहा तामी बेटा मैं बहुत खुश हूं कि तुम आए हो बेटा, आते रहा करो, मैं तुम्हारे आने से खुश हूँ। और सर मैं मैंने आपसे पूछना था कि हम होंगे, अच्छा मैग्नेटिज्म के, सही सही, मैग्नेटिज्म के तीनों चैप्टर्स हैं। ठीक है सर, ठीक है, ओके सर। ओके, अल्लाह हाफिज़। ठीक है बेटा। सर जी जी मैं सुन रहा हूँ। सर अभी स्टार्ट सी क्लास में नहीं होगी? आज नहीं, आज नहीं, आज नहीं, ठीक है बेटा। ओके।